बताओ। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन रखो। ठीक है, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। फंक्शन वैसे बताया नहीं थे ना, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। इसे हम लोग वाई भी बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर हम एक्स का कोई भी वैल्यू लें, मान लो ऐसा कुछ, एक्स का वैल्यू वन लो, टू लो, थ्री लो, फाइव लो, एट लो, ऐसा कुछ लेते चल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स है, इधर हमारा क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, यानी कि ये जो बन रहा है ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है। अगर हम वन वैल्यू ले रहे हैं तो वाई कितना होगा, टू। टू लेंगे तो कितना होगा, थ्री लेंगे तो, फाइव लेंगे तो सिक्स, एट लेंगे तो नाइन। हो सकता है इधर कुछ और वैल्यू हो, टेन हो, फिफ्टीन हो, और भी कुछ हो सकता है। तो जो हम लोग एक्स वैल्यू लेते हैं, जो हम लोग एक्स का वैल्यू लेते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, और जो इसका वैल्यू हम लोग लिए और जो रिजल्ट आया उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मतलब वन पे हमारा टू आया था, टू पे थ्री, थ्री पे फोर, फाइव पे सिक्स और एट पे नाइन। तो जो आपके पास ये सारा वैल्यूज हुआ ना, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, सिक्स है और नाइन, ये फाइव वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, ये सेट एक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाया, डोमेन। और सेट वाई के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नहीं, कोडोमेन। और सेट वाई के ऐसे एलिमेंट्स जो एक्स के वैल्यू को सेटिस्फाइड करके कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, रेंज। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो आपका रेंज होगा वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। हो सकता है कि इक्वल भी हो और इक्वल से कम भी हो। बात समझ रहे हो, ये बात क्लियर है। डोमेन सेट एक्स का वैल्यू, जो भी हम एक्स का वैल्यू ले रहे हैं वो डोमेन कहलाएगा, और वाई के जितने भी वैल्यू होते हैं वो क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। लेकिन एक्स के जितने वैल्यू पे जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्लियर है, इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, पढ़ो। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, a sequence is a function whose domain is the set n of natural numbers। यानी कि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स लिया गया है, कुछ भी ले सकते हैं ना, वन टू थ्री, निगेटिव में नहीं लेना, वन टू थ्री एट नाइन टेन कुछ भी। ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस इज द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेंज इफ सच दैट n, क्या बोल रहा है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, then fn equals to tn, n belongs to natural number is called sequence and is denoted by this। मतलब ये सारा, ये टू जो आया ये क्या हुआ, f ऑफ टू ही है ना, वन पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं तो ये टू आया यानी f ऑफ टू है। ये क्या है, f ऑफ थ्री है। ये क्या है, f ऑफ थ्री, नहीं नहीं नहीं, f ऑफ y है, f ऑफ, जैसे देखो f ऑफ वन लिए तो कितना आया, टू आया, f ऑफ टू लिए तो थ्री आया, f ऑफ थ्री लिए तो कितना आया, फोर आया। ये सारा चीज कहला रहा है। ये लैंग्वेज को सिर्फ बताने के लिए बताना पड़ा क्योंकि बुक में लिखा हुआ था। वैसे सीक्वेंस है कुछ खास नहीं, ये गिवन पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अभी बताया था ना कि एक सीक्वेंस में आप लोग बैठ जाओ, तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एकदम से स्ट्रेट लाइन हो और दो दो बच्चों का एक सीक्वेंस हो, मतलब हर जगह दो 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 हो रहा है ना। या हो सकता है अल्टरनेट चल रहा हो, टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री। तो एक पैटर्न मिल रहा है ना हम लोगों को, तो एक पैटर्न बेस्ड होता है ये कहानी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े ही होंगे क्लास टेंथ में, उसमें भी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, है ना। ऐसा कभी देखे थे कि टू है, थ्री है, उसके बाद फाइव आ गया, उसके बाद नाइन आ गया। एक पैटर्न को ही फॉलो करता था कि प्लस टू है, प्लस टू है, प्लस टू है, या माइनस थ्री है, माइनस थ्री, माइनस थ्री, या जीरो जीरो भी तो हो सकता था ना।
जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं बोल सकते क्या 1 1 1 1 1 1, ये सब एपी में नहीं है। है तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? जीरो है। तो ये बात याद रखना कि जो कॉमन डिफरेंस होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस समझ रहे हो ना, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो, a succession of number arranged in a definite order according to a certain given rule is called a sequence। इसको लिख लो थोड़ा सा डेफिनेशन, आराम से पढ़ेंगे एकदम रिलैक्स होकर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं, एपी तक तो सही है, एपी तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जीपी, एचपी, एजीपी ये सब ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। और धीरे धीरे जितना पढ़ोगे उतना बनाते चलना, नहीं तो लॉग की तरह हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है लॉग बहुत कम ही लोग बनाए होंगे पूरा। वो गलत बात है। उसको अभी भी बनाते ही रहिए, डाउट हो पूछते ही रहिए। ठीक है, सीक्वेंस का टाइप्स बता सकते हैं, कितने टाइप्स का सीक्वेंस हो सकता है? बताओ, कितने टाइप्स हैं? नॉर्मली दो टाइप बोल सकते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफिनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे हम लोग के पास वो डेटा गिवन होगा, पता कर सकते हैं कि कितने सीक्वेंस, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना। जैसे कि मानकर लिखो, ऐसा कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख दिए, 2 to the power n, एक गिवन पैटर्न मिल गया हमें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ऐसा लिख देगा n 1 से 5 तक है, ऐसा कुछ, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो, नहीं 2 नहीं होगा, 1 से बड़ा लेना है तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, ये हो गया। मतलब और भी हो सकता है, लेस देन 10 हो सकता है ना, 1 से 20 तक हो सकता है। तो ये हमें पता है ना कि इतना ही फाइनाइट नंबर ही मिलेगा, है ना। और बस इतना ही लिख देते, 2 to the power n, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा कुछ लिख देंगे। नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर, तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, मतलब ये चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है? ये तो छोटा छोटा चीज है, फाइनाइट और इनफिनाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही है फाइनाइट और इनफिनाइट। उसमें कुछ और सीक्वेंस इसके बारे में देखना, लिख लो ना, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट लिख लो फाइनाइट, सेकंड लिख लो इनफाइनाइट, थर्ड वन ये ले लो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या होता है? क्या बोल सकते हैं इसमें? नाम से पता चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा वो, ऐसा नहीं कि पहले बढ़ा और फिर घट गया।
जैसे देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए ना, मान लीजिए कि वो एक गिवन पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा 2n-1 को, सपोज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा वो, 1 अगर रखेंगे तो 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये चलता रहा। ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी कि इसमें एक चीज बताओ, ये क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है T1, पढ़े हो ना ये सब चीज, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ऐसे ही ये कितना है, थर्ड टर्म है। तो कहीं पे तो आपका मान लो कि यहाँ पे कोई एक टर्म होगा जो कि nth टर्म है, इसके जस्ट आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, n+1th टर्म है, ऐसे ही पढ़ेगा ना, बीच में rth होगा, pth होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मेन क्या हो सकता है, अगर लिखना चाहें तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि जो Tn+1 होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, Tn होगा, है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, T2 ग्रेटर देन T1, 2 रखेंगे तो T3 ग्रेटर देन T2, T4 ग्रेटर देन T3, यही चल रहा है ना पैटर्न को। यानी कि Tn+1 ग्रेटर देन Tn होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनी सीक्वेंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ Tn+1 ग्रेटर देन Tn, लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल कोई दे दीजिए। हाँ, डिक्रीजिंग में क्या हो सकता है, अब सोचो डिक्रीजिंग में है तो पक्का वो डिवीजन का फॉर्म होगा, जैसे कि ऐसा कुछ सोच लेते हैं, 1/2 ऐसा कुछ सोच लीजिए आप। अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2, 2 लेंगे तो 1/4, 3 लेंगे तो 1/8। ये सब क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में ही तो चल रहा है ना, 1/2 0.5, 1/4 0.25, घटता ही जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जो Tn+1 है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा, किससे, Tn से। तो ये दो तरह का सीक्वेंस है जो कि है, जान सकते हो, लिख सकते हो। चलो, any sequence which is in the form of this Tn+1 लेस देन Tn देन कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक एग्जांपल लिख लीजिए ये, और ऐसा कर लीजिए, और भी हो सकता है बहुत सारा, 1/n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिवीजन का ही फॉर्म होगा। जल्दी जल्दी, ये सब कुछ खास नहीं, डेफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये सब थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फाइनाइट, इनफाइनाइट। सीरीज में क्या होता है, जो भी आप टर्म्स को लिखे, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, ये सब क्या चल रहा है, एक गिवन पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ये क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन अगर इनको ऐड कर दे सारे को, A1+A2+A3+A4, ये सब क्या बन जाता है, सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में बस एक ही डिफरेंस है, सीक्वेंस क्या है, A1, A2, A3, A4 ये सब चल रहा है, जैसे यहाँ पे है, अगर देखें तो A1, A2, A3, A4, A5 है, ये सब ऐसे ही कॉमा देकर लिखा हुआ है ना, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज को, इन्हीं सारे टर्म्स को ऐड करके लिख दे, A1+A2+A3+ समथिंग एन तक, तो ये क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रेशन पे, प्रोग्रेशन ही है ना, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस भी रहेगा, सीरीज, सीक्वेंस तो ऑलरेडी सीरीज बन ही चुका है। तो प्रोग्रेशन में क्या क्या था, कितने प्रोग्रेशन पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, सिर्फ एपी ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और क्या होता है, ए जी पी, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक आया था मिसलेनियस, सब मिक्स रहेगा, एपी जीपी एचपी सब उसमें रहेगा, एजीपी में एपी और जीपी दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया था ना। तो वही चीज है, अ सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। इसको लिख लीजिए, प्रोग्रेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें टाइप्स,
एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। एरिथमेटिको भी बोला जाता है ऐसा कुछ, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। बस यही है पूरा सीक्वेंस सीरीज में। एपी पढ़ेंगे पहले, फिर जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे और फिर एजीपी पढ़ेंगे। सबका मीन भी पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। बस यही है आपका ये चैप्टर खत्म। समझ में आ रहा है ना? इसको समझने की कोशिश करना जो नए हैं, जो बोल रहे थे बीच में आए हैं लॉग में एक क्लास छूट गया, तो यहाँ से कम मेंटेन करो। बाकी जो छूटा है उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। चीजों को आराम से समझना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे नया चैप्टर स्टार्ट हुआ तो 2-3 क्लास तक चलता है ठीक ठाक, और बाद में ना फिर 1-2 क्लास मिस कर दिए और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर छूटता चला जाता है, और ऐसा छूटेगा कि फिर वो दर्द बन जाता है। तो वैसा मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा चैप्टर है पूरा, आए हो पढ़ने के लिए तो सोचो यार कितना सारा चैप्टर है। मैथ में इतना है, फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में, मतलब अगर कभी देखा जाए, अगर रख दिया जाए सारे बुक को, चैप्टर्स को अगर अलग अलग सिर्फ रख दिया जाए और टॉपिक को, तो मालूम चला कि भर जाएगा ये पूरा रूम टॉपिक और सब टॉपिक से। धीरे धीरे उसको करना है। कभी ये पहाड़ पे जो मंदिर होता है, कहीं पे गए हो तुम लोग? बहुत सारा रहता है सीढ़ी, कम से कम 1000-1500। तो उसमें नहीं लगता कि अरे यार उतना चढ़ेगा कौन, बहुत टफ टारगेट है, इससे अच्छा रोपवे से ही चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठान लेते हो अंदर से नहीं चलना है, देखते हैं ना जहां तक चलेंगे चलेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे, सोचा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चढ़ने लगते हो तो आराम से चले भी जाते हो। तो वही चीज करो लाइफ में। थोड़ा सा मोटिवेटेड अंदर से हमेशा रहना है। देखो उसके तरह नहीं कि सो जाए, तबीयत खराब था सो जाती। देखो मेरा तबीयत खराब होता था पूरा बंक ही मार देते हैं। काय को टेंशन लेना है? जब लगता है कि हाँ थोड़ा सही है स्थिति तो चलो पढ़ा देते हैं। जाओ रिलैक्स करो, सोएगी नहीं तो पढ़ो। हो गया ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। इसको लिखिएगा। इफ A1 A2 AN is a sequence, then the sum expressed as this is called a series. अब इसमें थोड़ा सा फाइनाइट और इनफाइनाइट को हम लोग समझेंगे अच्छे से। बस इतना जान लिए कि फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होगा, इनफाइनाइट में नहीं होगा। लेकिन लिखने का तरीका अब हमें मालूम होना चाहिए। सीरीज एक्चुअली हो क्या रहा है, इनका सम हो रहा है ना। तो सम जब लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एस एन, ऐसा ही कुछ। इसमें कैसा हो रहा होगा? एस एन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो A1+A2+A3+A4+AN तक, इसको समेशन में हम लोग बनाते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसा कुछ।
ठीक है, ये तो टर्म है ना, T1 है, T2 है, T3 है, ऐसा ही चल रहा है Tn तक। मान लेते हैं कि ये आपका Tk है, और यहाँ जो k है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर n तक। n तक अगर लिखे हैं तो आगे भी जा रहा है, n तक ही अगर हम सीमित करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सीरीज को। अगर ये चीज लिखा हुआ है तो इसका मीन क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 कहां तक, Tn तक। क्योंकि यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, T1 2 पुट करेंगे, T2 3 पुट करेंगे, T3 कहां तक करेंगे, n तक। तो इसका मीन यही हुआ। ठीक है, अब जरा फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज लिखे थे ना, जरा इस टर्म में लिख के दिखाइए तो कि फाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस समेशन के फॉर्म में, और इनफिनाइट को कैसे लिख सकते हैं। ट्राई करो एक बार। लिख दिया कोई, फाइनाइट और इनफाइनाइट, बस एक सिंबल से दिखा देना कि हाँ सर देखिए ये फाइनाइट है, मतलब समझ पाए कि हाँ ये फाइनाइट है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, एकदम नया है, लेटेस्ट आया है मार्केट में, अभी नया नया चल रहा है सीक्वेंस सीरीज। सोचो फाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मानकर चलो कि आपके पास जो टर्म्स हैं A1 से लेकर A10 तक है, क्योंकि फाइनाइट n, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है ना, तो फाइनाइट के लिए n इंडिकेट करेंगे और इनफिनाइट के लिए इनफिनाइट। हाँ, दो लिखे थे, चलो ठीक है, चलेगा। मतलब अगर फाइनाइट सीरीज रहा तो फाइनाइट सीरीज में क्या होगा, A1 A2 A3 A1 ऐसा ही चलेगा ना, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, सीरीज है इसलिए प्लस दे रहे हैं, कहां तक जाएगा, an तक जाएगा। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n मान लेते हैं, i ले लेते हैं या k ले लेते हैं या t ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको क्या लिखना पड़ेगा, a i, क्योंकि i जो है वो 1 से n तक है, i को 1 रखेंगे तो A1, 2 रखेंगे तो A2, ऐसा कुछ। k भी रख सकते थे यहाँ पे तो k, यहाँ पे b रखो तो b, y रखो तो y, लेकिन a i a t a n ये सब चल, n मत रखना, i रखो या t रखो, कुछ भी रखो ऐसा जो कि सबसे अननोन हो। ये फाइनाइट हो गया। इनफिनाइट में क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, A1 A2 A3 कहां तक जाएगा नहीं मालूम, कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है ये। तो सीधी सी बात है, अगर एसन लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आई, यही हो गया। तो अब ऐसा सिंबल मिलेगा जिसे हम लोग समझने की जरूरत होगा, इसके बारे में और भी अच्छे से बताएंगे एक क्लास के बाद, ये समेशन का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, बहुत सारा कंडीशंस होता है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि समेशन का मतलब 1 से इन्फिनाइट तक है तो सारे को ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये तो पढ़े होंगे ना कि कोई एक पैटर्न दिया हुआ है, अब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना स्टार्टिंग का 2 3 4, तो वो तो निकाल लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस वैसे करते हैं, हो गया ना ये, कोई दिक्कत।
फाइनाइट इनफिनाइट हो गया, वही था। चलो इसका जरा कोशिश करना। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मतलब एक ये आपका पैटर्न दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। स्टार्टिंग का 5 टर्म निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म। सबका आंसर सेम ही आएगा, इसमें अलग अलग नहीं आएगा। जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। और जिसको जहां पे दिक्कत हो एकदम से रुक जाना कि सर थोड़ा सा रुक जाइए। कोशिश करो कि यहीं पे सब कुछ कंप्लीट कर लें। करो करो। एन इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई एन प्लस टू है। स्टार्टिंग का 5 टर्म, तो एन को क्या लेंगे 1, एन को क्या लेंगे 2, एन को 3 लेंगे, एन को 4 लेंगे, एन को 5, और 5 वैल्यू आ जाएगा, वो पांचों लिख देना है। सब में ऐसे ही करना है, करिए जल्दी जल्दी। हो गया सबका आंसर, सभी का। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए हमने बताया एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखना है। जब एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये A1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 + 1/1 + 2 2/3। 2 रखेंगे तो 2 + 1/2 + 2, ऐसा ही चलेगा। अगर इसमें कोई पूछ देता कि जरा हमें बताइए कि ए 60th टर्म कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 61/62। एक पैटर्न तो डायरेक्ट दिख रहा है ना कि पहला टर्म जो है इससे एक बड़ा और इससे एक बड़ा इधर, दूसरा टर्म जो है इससे एक बड़ा और इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा, ऐसे ही चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है n+1/n+2। इससे एक बड़ा है और इससे भी एक बड़ा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये पूरा हो गया। वैसे ही इसका निकालेंगे। A1 कितना आ गया है -1, A2 2, A3 -3, A4 4 और A5 गुड। मतलब ऐसा चल रहा है 1 2 -3 4 -5 6 -7, ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस ना, अल्टरनेट चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे 1 2 3 4 5 6। और इसमें B1 कितना है -1/2, B2 1/4, B3 -1/8 और B4
1/16 और B5 -1/32 ना। चलिए ये भी देख रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर n दिया हुआ है। तो ये बेसिक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इस टेस्ट में एग्जाम में नहीं। बता तो दिए सही बात जो है, एग्जाम में थोड़ा ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हाँ ये सब छोटे छोटे टेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, एग्जाम में अभी नहीं, 1-2 क्लास के बाद वाला चीज आएगा। क्लियर है ये चीज? बढ़े आगे, सभी का हो गया? करो जल्दी, जो दिक्कत हो पूछ लेना अभी से, साथ को टेस्ट है एफओएम का, तो सब लोग टॉप ही कर जाएंगे। कल भी होगा टेस्ट, आई थिंक संडे है तो प्लानर पर तो रहता है ना टेस्ट? नहीं, कभी देते हो टेस्ट ऐसे ही, प्लानर अगर मिला है फ्री में तो कभी संडे वनडे को दे दिया करो, बहुत सारा टेस्ट चलता रहता है, उसमें देखना चैप्टर्स दिखेगा एफओएम लॉग, तो देने में क्या दिक्कत है खुद से। हाँ ऑनलाइन मतलब अपने लिए वो मार्क्स कोई देख नहीं रहा है, हम कहाँ पे हैं, हमसे कितना बन पाता है, उसके लिए सिर्फ बोल रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? सबके लिए तो नहीं, क्योंकि सब क्यों टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन जो चीज पढ़े हो उससे रिलेटेड ऐसे भी चलते रहता है टेस्ट। प्लानर कभी अच्छे से यूज किए हो? जब चाहिए तब 5 क्वेश्चंस का भी टेस्ट चलता है, पार्टिकुलर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चंस रहेगा, 10 मिनट का टाइम देगा, उसमें बना सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज बनाते रहो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो बनाना ही है ना। रील शॉर्ट से अच्छा है कि कम से कम उसमें टाइम वेस्ट कर दो। क्या जी? हो गया ना? अब आते हैं जहां से शुरू किया जाए, फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बताइए। एक पैटर्न को तो फॉलो ही कर रहा है, इंक्रीजिंग में चलेगा डिक्रीजिंग में चलेगा, लिखा है ना डेफिनेशंस। एपी इज अ सीक्वेंस हुज टर्म डिफर बाय अ फिक्स्ड नंबर, लिख लो, वही चीज हम भी लिखाएंगे, और क्या लिखेंगे। एपी इज अ सीक्वेंस हुज टर्म डिफर बाय अ फिक्स्ड नंबर, और वो फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस, ये चीज लिख लीजिएगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, ठीक है। फ्लैशबैक में जाओ, 1 साल पढ़ ही लिए होगे अच्छे से। जैसे कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? एपी में है, चल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते थे, है ना? इसको क्या बोलते थे? मतलब एक कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, प्लस डी। जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो सब में क्या हो रहा था? प्लस डी चल रहा था, माइनस डी होता है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही फर्स्ट को ए माने तो इसमें डी ऐड हो गया, तो क्या हो जाता था? ए प्लस डी। ये क्या हो जाता था? A+2D, है ना, ये वाला। और ये क्या हो जाता था? A+3D। चलिए, तो जो फर्स्ट टर्म था हमारा, ये तो फर्स्ट टर्म है ना, इसको क्या लिखते हैं? ए। सेकेंड टर्म जो हमारा आया T2, ये क्या हो गया? A+D। थर्ड टर्म जो हमारा आ गया वो क्या आ गया? A+2D। अब इसके अंदर का कहानी देखो क्या चल रहा होगा। ये ऐसे ही चल रहा था ना, ए प्लस, ये अगर 1 है तो यहाँ पे ऐसा चल रहा था 1 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 0D है, 0 हो गया। इसमें अगर देखे तो A प्लस, ये सेकेंड टर्म है, इसमें से भी एक को घटाओ
तो 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये कितना बन जाएगा 1d, तो 1d है। वैसे ही ये 2d में क्या हो रहा होगा, a प्लस ये 3 था तो 3 माइनस 1 इंटू डी, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और लास्ट टर्म जो हमारा आता था वो क्या होता था, टी एन। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 था तो 3 माइनस 1 हो गया, 2 था तो 2 माइनस 1 हो गया, 1 था तो 1 माइनस 1 हो गया। जब n रहेगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू और डी, और यही फॉर्मूला था ना टी एन का। चलिए यहां तक अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब हम दो चार को खड़े करने वाले हैं और कुछ पूछने वाले हैं इसी में से। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म था तो ए, सेकंड टर्म था तो ए प्लस डी, फोर्थ टर्म होगा तो ए प्लस 3d। कोई पूछेगा 10th टर्म तो ए प्लस 9d, कोई बोलेगा 20th टर्म तो ए प्लस 19d। चलो रोल नंबर 23, 24। और हमें नहीं सच में पता चलेगा कि कौन है 23 कौन है 24। 63, अरे 19, ऐसा कैसे हो सकता है, जो सडनली हम बोल रहे हैं वो एब्सेंट ही है। 5, बाबा रे बाबा, ये हो क्या रहा है, कुछ तो है यहाँ पे प्रॉब्लम। 11, हाँ खड़े हो जाओ, जरा बताइएगा इसका 23rd टर्म का वैल्यू क्या होगा। आराम से सोचो, कॉपी का यूज करो और तुम सिर्फ बताना, बाकी सब रिलैक्स बनाओ, वैसे बताना मत। 23rd टर्म का वैल्यू क्या होगा। 46, सही है जी, क्या बात है, सही सही समझ रहे हो, बैठ जाओ। रोल नंबर 50, 51। दिक्कत है, पहला क्लास नहीं, नाम भी नहीं मालूम है ना, यहाँ पे देख रहे थे कि प्रेजेंट कौन है, तो हवा में तीर उड़ा रहे हैं। अब की पक्का होगा। 17, छोड़ दो, चलो इज्जत बचा ली आपकी, पक्का बोले थे वैसे हम, और 17 है। जरा बताइएगा इसका 9th टर्म क्या होगा। हाँ आराम से, एकदम डरना नहीं है, डरना मना है। 18, सही है, बैठ जाओ। चलिए क्लियर, ये तो छोटा छोटा चीज था, सब लोग बता ही देते हैं ना। ये है ना कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अब पता नहीं 10th में पढ़े थे या नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको जरा लिखिएगा। अगर A1 से लेकर AN तक ये सारे टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं, तो एक बात तो फिक्स है कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा ना। और ये चीज याद रखना, जो डी होता है ना वो A2 माइनस A1 होगा, यानी बड़े वाले में से। ऐसा मत कर देना कि A1 माइनस A2 कर देना, डी A1 माइनस A2। इसको मत लिखना, इसको यूज करना। कॉमन डिफरेंस जब भी होगा ना तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना, ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें से इसको मत कीजिएगा। यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो A2 माइनस A1 होगा वो किसके इक्वल्स हो सकता है, A3 माइनस
ये किसके इक्वल्स हो सकता है? A4 माइनस A3 का। ये किसके इक्वल्स हो सकता है लास्ट में? AN माइनस AN-1 का। और ये सारे किसके इक्वल्स हो सकते हैं? D के बराबर हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जो भी टर्म्स है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, वो कॉमन डिफरेंस होगा और सबका सेम होगा। 2 4 6 8 10 था, देखो सबका सेम है ना, दो इधर भी दो। इसमें देखो, इधर से भी 2, इधर से भी 2, सबका तो 2 ही आ रहा है ना, तो सारे इक्वल्स हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर ये थ्रू आउट सारे एपी में है, तो अगर कोई एक फिक्स नंबर को ऐड कर दें या कोई एक फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी सारा नंबर क्या होगा? एपी में ही होगा। मतलब ये सब एपी में है, तो अगर हम इसमें से प्लस के को ऐड कर दें या माइनस के को ऐड कर दें या के को सब्ट्रैक्ट कर दें, A2 में से भी सेम प्रोसेस करें, के को ही सेम नंबर को, A3 में से भी सेम नंबर को, A4 में से भी सेम नंबर को, वैसे ही AN में से भी सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी क्या होगा? एपी में ही होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 था, उसमें से एक घटा दो सब में, तो 1 3 5 7 9 सब एपी में ही है ना, वही चीज है। या एक ऐड कर दो, तो 3 6 9 12 सब एपी में ही होगा। तो ये एक अच्छा चीज है, ये हमेशा जानना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि अप्लाई कर सकते हैं आप ये देख कर। एक चीज और है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर A1 A2 A3 एपी में है, तो इसके साथ कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KAN, ये भी क्या होगा? एपी में। क्या डिवीजन हो सकता है? हाँ, नहीं। देखो 1 2 3 4 5 ये एपी में है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझो बात को, जितना बताए ना बोर्ड पे उसको जरूर देखो, लिखने के लिए तो टाइम देते ही हैं। अगर ये एपी में है, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 10, ये भी तो एपी में है ही। अब अगर डिवाइड की बात आ जाती है, अगर हम थ्रू आउट सबको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड वही बोल रहा है ना, तो 1/2 2/2 3/2 क्या एपी में है? 4/2 5/2 है एपी में? कॉमन डिफरेंस है सेम? नहीं है। यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो हाफ है, यहाँ 3/2 और यहाँ 1 है, यहाँ देखो 2 और सबका हो रहा है सेम, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/2 से या डिवाइड किया 2 से? बताओ, अब बताना। जैसे ये हमारा एपी में है, तो इसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई किया 1/2 से कि डिवाइड किया 2 से? देखो, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या बोले कि इसमें डिवाइड कर दिए 2 से, तो डिवाइड किए 2 से तो क्या हो जाएगा? 2/2 4/2 6/2 8/2 और 10/2। ये क्या किया हम लोग? डिवाइड कर दिए 2 से। अब बोले नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो क्या होगा? यही होगा ना सब। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं, डिवीजन कुछ होता ही नहीं है। एक बार और हम बीच में किसी क्लास में बताए थे कि डिवीजन होता ही नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही होता है। डिवीजन तो हम लोग बस सोच लेते हैं कि चलो ये डिवीजन है, लेकिन ऑलवेज मल्टीप्लाई ही होता है।
इसलिए वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात को समझिएगा। जैसे जब हम लोग वेवी कर्व पढ़ रहे थे तो उसमें कभी कभी क्या होता था कि 2 से डिवाइड करते थे तो साइन चेंज नहीं होता था, यानी एक्चुअल में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई ही कर रहे होते थे उसको। तो डिवीजन को अब दिल से एकदम हटा दीजिए, डिवीजन कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही है, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन ऐसे ही है, गुमराह करने के लिए। हाँ, गुमराह करने के लिए। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे 1/2 से सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। और मल्टीप्लीकेशन में देखो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अगर एपी में है तो एपी में ही रहेगा। इसलिए डिवीजन का कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं इसमें, कि अगर किसी से डिवाइड करे तो वो चेंज करेगा या कुछ करेगा। क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा समझ के रखना। ये क्लियर है सभी को? अगर फिक्स्ड नंबर से ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिया है इसमें प्रॉपर्टीज। वैसा कुछ नहीं लिखा। चलो, ये जो हम लोग एपी का nth टर्म निकालें, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन। ये तो स्टार्टिंग से। अगर बोल रहे हैं कि लास्ट से, एंडिंग से निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक एपी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग 10th टर्म क्या होगा, और एक नंबर है जिसमें 200 टर्म्स हैं, पूछेगा कि लास्ट से थर्ड क्या होगा, लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा। तो दो तरीका है। अगर हमारे पास एन का वैल्यू मालूम है तो लास्ट से अगर थर्ड पूछ रहा है तो हम फर्स्ट से कितना है वो निकाल देंगे, जो हम जानते हैं टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी से। या दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर लास्ट से कुछ कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो तो उससे इजी वे में कर सकते हैं। तो लास्ट से कर सकते हो क्या, पलट के कर देंगे। एक ट्राई करो और उस चीज को भी आज सीख लो। ये तो बिगिनिंग से था, बिगिनिंग से जो टी एन आया था वो क्या हुआ था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें मानकर चलो 500 टर्म्स है, पूछ रहा है कि 127th टर्म क्या होगा, तो टी 127 लिख देंगे यहाँ पे, है ना, टी 127 लिख के बना देंगे यही फॉर्मूला से। लेकिन अगर पूछेगा कि फ्रॉम लास्ट 127th टर्म क्या होगा, तो जितने नंबर आए उसमें से घटा के कर सकते हैं। हम नहीं, बिना घटाए नहीं, वैसे ही करना चाहते हैं, तो क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, वो जो फॉर्मूला लिखे थे ना, टी एन इक्वल्स टू, वो यहाँ पे हेडिंग उसमें दे दीजिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगनिंग, वहां पे लिख दीजिए, या इस चीज को लिख लो ना, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट लिख दो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगनिंग और उसका ये फॉर्मूला लिख लो, और इसी में सेकंड पॉइंट nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंडिंग। एक सेकंड रुक जाना। यही था ना, चलिए कंप्लीट हो गया। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगनिंग कैसे चल रहा है, T1 है, T2 है, T3 है, तो ये हम लोग पूरा निकाल लिए। अब एंड से आया, आ गया रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इसका रिजल्ट, एग्जाम थोड़ा ना दियो कि रिजल्ट आएगा। आ गया। यही यही जानना था। ये सब इसमें दिया नहीं है, बुक में लिखा है कहीं पे, थोड़ा हम अच्छे से बता रहे हैं। एक क्लास अगर एक्स्ट्रा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा स्टार्टिंग क्लास में बोले थे कि ऐसा पढ़ो कि कभी पढ़ने का नौबत ना हो, इसलिए थोड़ा मेहनत कर ले रहे हैं हम।
लास्ट से निकालो। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो लास्ट टर्म क्या, एल मान लो। तो जो आपका सीक्वेंस दिया होगा उसका लास्ट टर्म एल है, तो लास्ट से निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही बना लो, कुछ आ जाएगा रिजल्ट। आ गया क्या, एल माइनस डी? ना ना ना, कुछ गड़बड़ है। अब सही है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं था ना, क्योंकि ये A1 A2 A3 सारा एपी में था। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A1 यानी कि ए, सेकेंड टर्म A2 यानी कि A प्लस डी। अब यही चीज लिखा हुआ है, और लास्ट से देखे तो लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये वाला। सेकेंड टर्म इसके पहले, थर्ड टर्म इसके पहले, फोर्थ टर्म इसके पहले, और ये सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा ना, इधर से अगर देखे तो। करो, थोड़ा सा ट्राई करो। ठीक है, ये आपका एपी में है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, और इसको मान लो कि ए एन है लास्ट टर्म यानी कि एल, ऐसा कुछ। तो जो टी एन लिखे थे ए प्लस एन माइनस वन डी, जो हम लोग टी एन लिखे थे ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको एल भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम लोग एल मान लिए, एल से लास्ट एल। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो इधर से देखना है, तो इधर से फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि अगर इसका फर्स्ट टर्म देखें ए वन, तो क्या है, ए वन नहीं लिखो, टी वन लिखो। अगर इसका फर्स्ट टर्म देखे तो क्या है, एल है। इसका सेकेंड टर्म देखे तो प्लस डी प्लस डी प्लस डी चल रहा है, तो उससे डी कम होगा ना, इसके जस्ट जो पहले होगा वो क्या हो जाएगा, एल, उसमें से डी कम। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, एल, उसमें से टू डी कम। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, एल, उसमें से थ्री डी कम। ऐसे ही चल रहा होगा, चल रहा होगा। तो फिर से पैटर्न अप्लाई कर दो। ये क्या है, एल, और देखे तो माइनस वन माइनस वन इंटू डी है। यहां पे अगर देखे तो एल माइनस, क्योंकि सब में माइनस साइन है इसलिए माइनस कर रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे थे। टू है तो टू माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये डी आ गया तो एल माइनस डी। ये क्या है, एल, थर्ड टर्म है इसलिए थ्री माइनस वन इंटू डी चल रहा है। यहाँ पे एल माइनस फोर्थ टर्म था ना, तो फोर माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही चल रहा है पैटर्न, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म क्या है वो, टी एन या ए, टी एन लिखो या ए लिखो। टी वन टी वन टी वन, इसका टी एन था ना जी ये। या रहने दो, इधर से जब टी वन कर रहे हैं तो टी वन ही रहने देते हैं। इसका लास्ट टर्म टी एन यानी कि ए से इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एनथ टर्म है तो एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपका टी एन इक्वल्स टू टी एन या ए। स्टार्टिंग से होगा तो ए प्लस एन माइनस वन डी, और लास्ट से होगा तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलो एक छोटा सा और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करो। मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग से टर्म था हमारे पास,
उसका टी एन कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो लास्ट से निकाल रहे हैं उसको मान लेते हैं टी डैश एन, ठीक है, वो कितना आ गया, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इन दोनों का सम कर दें तो क्या होगा, जल्दी कीजिए। अगर मैं चाहता हूं कि इनका सम निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, जल्दी, ऐसे मत बोलो, निकाल कर बताओ, कुछ आएगा। ये स्टार्टिंग से और ये एंडिंग से दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, ए प्लस एल। यानी कि इधर से जो नंबर है और इधर से जो नंबर है उनका सम अगर देखे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे, सॉल्व करना नहीं ना पड़ेगा, ए प्लस एन डी माइनस डी, एल माइनस एन डी, तो एन डी कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या बच जाएगा, ए प्लस एल बन जाएगा, ठीक है। जितना है इसका देखिए, अभी आज के क्लास के बाद कॉन्सेप्ट बिल्डर वन बनेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डर वन बन सकता है अभी। क्या हुआ जी, ज्यादा समझ गए क्या, खड़े हो जाओ, बात करो, खड़े हो जाओ एक बार, ये हो गया ना, नो, जरा बताना उसको क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस ए डैश एन, हाँ, सोच के, टी एन था यहाँ ए एन है, ए प्लस एल, टी एन होगा तब ना जी, गजब बात कर, तो लिखा भी है कॉपी में टी एन। हम्म, बताओ कितना होगा, ए प्लस एल। अब वो लोग की तरफ देख रहे हैं, बताओ भाई, संकट में है संकट, अरे वार करो, संकट में है, बैठो। टी एन एनथ टर्म या ए एन दोनों सेम चीज है, तो इसका सम अभी आपके पास आ गया ना, ए प्लस एल, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ये क्या बोल सकते हैं जनरली, जैसे मान लो कोई एनथ टर्म है टी एन, तो उसमें से उसका जस्ट पहला टर्म जो है उसका डिफरेंस, यही दोनों था, यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ सही तो है, बिल्कुल, बोलना बोलना, कौन बोल रहा है, इतना तेज बोल रहे हो यार, हमारे यहाँ तक सुनाई दे रहा, थोड़ा धीरे धीरे बोलता है। चलो, एक मिनट सर, नहीं बढ़ा वैसे भी, हाँ हाँ उधर पीछे, तुम्हें को बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ तुम्हें को, यहाँ बहुत समस्या है, और सच में वो हमें भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज, इधर हो रहा है तो अब सोचते हम बोल रहे हैं कि इधर बोल रहा है कि उधर बोल रहा है, ऐसे हो जाता है, हम उधर थर्ड में पूछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, नाम ही नहीं याद रहता तो हम क्या करें, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे रो वन का थर्ड कॉलम, ये वो, अब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो बोल सकते हैं। चलिए जरा इसे सॉल्व करना, ये बन ही नहीं रहा है, पिछले 40 साल से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एज 50 साल हो गया है, अब कोई सॉल्व करो तुम लोग, इफ इफ सच दैट, ये एन एरो आर क्या है, एन रिलेटेड टू आर ऐसे बोलो, और ये रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा होगा, वेयर एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस एन इक्वल्स टू एफ एन जो है वो ए एन है, दैट इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट द सीक्वेंस इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। घुमाएगा, घूमते जाओ बनाते जाओ, समझ में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, यस, आ रहा है समझ में, कुछ लिखे कॉपी पे, बनाओ जल्दी से इसको।
आगे आंसर बनाई। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यही सोच रही है क्या? ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट टाइम दिख रहा है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े थे नाइन्थ टेंथ में? लेकिन बताए होंगे सर तभी तो। एक्स के किसी एक वैल्यू पे जो वाई का वैल्यू आ रहा है, उनको एक साथ लिख देना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ लिखते थे, ये पॉइंट था 2 3, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा था ये? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट, और ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट। तो ये एक्स वाला वैल्यू था और ये वाई वाला वैल्यू था, यही इनको इसके बीच लिखा जाता है, तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। बस। बना नहीं रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो अभी तक बताए हैं वही सारा चीज है। बनाए हो लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखे हो। अब वही चीज लिख दो सबको, 1,1/9, 2,2/25, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। जी सर, ऐसे ही लिखना था, लेकिन 1/9 नहीं लिखना था। वो 1/9 किस पे आया था? क्या वैल्यू आप रखे थे कि 1/9 आया था? 1। तो 1 से 1/9 ऐसे लिखना था। ये वर्ड लिखा हुआ था ना, तो कभी कभी ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए लिखा हुआ है। आज ऐसे से कैसे बैठ गई, साथ में बैठती? जगह नहीं था तो आगे बैठ जाती यहाँ पे। चलो, कुछ खास नहीं है। अगर हम n=1 रख दे, यानी x का वैल्यू 1 रख रहे होंगे, तो a1 कितना रहा है? a1 कितना गया? 1/9। अगर n का वैल्यू 2 रख दें तो 2/24, 25। और n 3 रख रहे थे तो बोलो ना अच्छे से जी। 3/, बहुत टफ टारगेट हो जाता है, एक बार में 50 आवाज आ रहा है, उसमें एक को पता करना कि कौन सही है। और भी हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि अगर हम 1 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आया? 1/9। अगर हम 2 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आया? 2/25। अगर हम 3 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आया? 3/49। ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्लियर? चलिए, इस बात को याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? क्लियर है? एक सीरीज है, उसके बारे में जरा बताना तो। उसका नाम ये है। कभी नाम सुने हो? हाँ। कितने लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं? फिबोनाची सीरीज। हाँ, वैसा ही कुछ है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करो। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है मेरा, अब हो सकता है तुम लोग अच्छा हो तो अच्छी बात है। फिबोनाची, 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 जो भी बोलना है बोलो यार। सुने हैं कितने लोग, हाथ उठाइएगा। एक दो, 2 लोग, बताओ जरा क्या है ये? हाँ, तुम बताओ। जैसे कोई एक एग्जांपल बताओ, समझाने की कोशिश करो ताकि सारे लोग समझ जाए। देखो, ये फिबोनाची सीरीज होता है ना, अब बताएंगे तो समझ जाओगे कि अच्छा यही था। जैसे कभी कभी ऐसा नंबर होता है 1 1, लिखते जाएंगे तो शायद कुछ लोग पकड़ लोगे, मुझे वैसे बताएंगे नहीं लेकिन पकड़ने की कोशिश करना। 2 3 5 8 13 21, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। शायद समझ गए क्या?
लास्ट का जो 2 डिजिट है उसका सम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब देखो, अगर 1 और 1 को ऐड करें तो 2, 1 और 2 को ऐड करें तो 3, 2 और 3 को ऐड करें तो 5, 3 और 5 को ऐड करें तो 8। ऐसे ही चल रहा है। ये फिबोनाची सीरीज कहलाता है। बस इतना जान लीजिए। और ये शायद कहीं मिला होगा, मिला है कहीं, कहीं कहीं पे मिल गया होगा, लेकिन उसका नाम नहीं जानते होगे। तो ये फिबोनाची सीरीज कहलाता है। मतलब लास्ट का 2 ऐड करते हुए आगे बढ़ते चलो। ठीक है, क्लियर। चलते हैं, अब इस पे एक क्वेश्चन है, उसको कीजिएगा। चलो, द फिबोनाची सीक्वेंस is defined by a1 equals to 1 equals to a2, a2 equals to an minus 1 plus an minus 2, where n greater than 2. Find this for n equals to 1 2 3 4 5. याद रखना, जब भी क्वेश्चंस आए उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। एकदम आराम आराम से बढ़ते चलो। पहले क्वेश्चंस को लिखो कॉपी पे और उससे सोचो कि क्या हो सकता है। चलो, तुम देखते रहते हो जिस हमें, ऐसे मत देखो। बोर्ड पे देखो और कॉपी पे देखो और आंसर लाओ। देखो तो कितना देख रहा है ये, डरते क्यों हो? बनाओ। भलाल देव को बुलाओ, भलाल देव। जानते हो भलाल देव को? लड़ोगे उससे? भलाल देव, बाहुबली वाला। लड़ोगे? नहीं, सच में। किसी को भी मार देते हो तुम, क्या चल रहा है सब? फिल्म में मरा है ना जी, अभी जिंदा है ना। चलो, मैच वैच देखते हो क्या? वाह, इधर भी। अरे, सच में? क्या बात है। चलो, तो बताओ क्या होगा आज, प्रेडिक्ट करो। आज जीत जाओगे? किसी को ऐसा लग रहा है कि हार जाओगे? अरे भाई, टारगेट लो। कौन हाथ उठा रहा है? एक ये और एक कौन था? लेकिन अगर हारा तो फिर देखना वो बोलेगा कि बोले थे ना हम। चलो, वो तो जैसा जो खेलेगा वही जीतेगा ना। वो हमारे बस में थोड़े ना है। ये टॉस कर दिए, प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। चलो, किसी का आंसर आया इसमें? इसमें कौन जीता? बताओ।
बोलो आंसर। एक आंसर नहीं आएगा, 3 4 आंसर आएगा, क्योंकि एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना। हो सकता है सही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, वो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस, कोई मतलब ही नहीं है उसका। बस वो जब आंसर आएगा तो दिखेगा कि शायद यही फिबोनाची सीक्वेंस था। ये हमारे पास गिवन है, और इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। कब? जब n ग्रेटर देन 2 हो, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है ना हमें, और कब निकालना है? इतने वैल्यू पे। मतलब क्या क्या निकालना होगा जरा देखिए तो। अगर n का वैल्यू 1 ले तो a2 बाई a1 निकालना होगा हमें। क्या होगा? जो निकालना है उसको लिख देते हैं। अगर 2 रखेंगे तो a3 बाय a2 हमें निकालना होगा, कितना आता है। अगर 3 रखेंगे तो a4 बाय a3 का वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास। अगर 4 रखेंगे तो a5 बाय a4 का वैल्यू पूछ रहा होगा। अगर हाँ 5 तक है ना, तो 5 रखेंगे यानी a6 बाय a5। बस यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना आएगा, और यही आंसर होगा। मतलब इसका यहां से लेकर यहां तक कहानी खत्म। अब आगे बढ़ो। अब ये दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है कि a1 जो है वो 1 है, और a2 जो है वो 1 है। ये गिवन है, ये भी कहानी खत्म। अब सिर्फ यही बचा है इस पूरे लैंग्वेज में, तो इस पर टारगेट करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। n ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा 3। तो अगर 3 पुट करें तो a3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a2 प्लस a1। ठीक है, क्या दिक्कत है? इजी तो है, इक्वेशंस पूछे थे शायद। अब पता नहीं एफओएम का था ना, ए आई इक्वल्स टू करके जो था, याद करो अच्छे से। ए आई इक्वल्स टू कुछ लिखा हुआ था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। नहीं याद आ रहा किसी को? पूछे थे हमसे, और डर गए थे कि सर पता नहीं ए आई प्लस 1 करके कुछ क्वेश्चंस था। वही कंडीशन यहाँ पे है। ए थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर? ए टू का वैल्यू कितना है? 1, और ए वन का वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। चलो हो गया। अब 2 से बड़ा 3 रख लिए, तो 3 से बड़ा 4 रख के देखते हैं। तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? ए 4 माइनस 1 3 प्लस ए 2। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ए टू ए थ्री कितना है? 2, और ए टू कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 5 रख के देखते हैं। ए 5, यानी 5 कब आ रहा होगा? कितने पे? 6 पे ना? अच्छा नहीं नहीं, यहाँ है 5 पे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 5। यही देखो फिबोनाची ऐसे ही चल रहा है ना, जस्ट पीछे वाला 2 2। अब ए 6 अगर लिखना चाहे तो 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए 5 प्लस ए 4। ए 5 कितना आ चुका है? 5 प्लस 3 8। देखो ना फिबोनाची, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8। इसीलिए ये चीज लिख दिया है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है। तो अब तो आपके पास सारा कुछ आ गया, तो आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो ए टू बाई ए वन कितना हो जाएगा? ए टू 1 और ए वन 1, तो 1 हो जाएगा। ए थ्री बाई ए टू यानी कि 2। ए फोर बाई ए थ्री यानी कि 3 बाई 2। ए फाइव बाई ए फोर यानी कि 5 बाई 3, और 8 बाई 5। देखो ये भी देखो, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 3 5, सारा फिबोनाची सीक्वेंस है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया सबका। क्लियर है? कुछ खास नहीं था। क्वेश्चंस को टैकल करना सीखो कि कैसे हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। एक एक पार्ट को हटाना सीखो, बन जाएगा। बोलो। पानी वानी नहीं रखते हो तुम लोग यार, बस पी लें। ठंडा पानी रखना कम से कम क्लास के पहले। अब नहीं, अब तो जा रहे हैं। ये वाला सिर्फ इसी में पुट कर सकते हैं। तो ये 1 करेंगे तो ए टू बाई ए वन हो जाएगा ना। अच्छा चलो ये कर दिया यहाँ पे। ए टू भी 2 आ गया। ए थ्री कितना है? 4, लेकिन हमारा ए थ्री कितना है? 2 आया है। गड़बड़ की हो ना कहीं पे। तो यहाँ पे 3 करने के लिए 2 किए हो गए ना। हाँ तो कितना हो जाएगा? ए 4 हो जाएगा ना। तो ए 4 बाई ए थ्री हो जाएगा।
ये बताया था, नहीं समझ में आया? A3 वाला कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले ये हमें निकालना था, और ये कब निकालना था? n 1 2 3 4 5 पे। तो 1 पुट किए तो ये, 2 पुट किए तो ये सब हमें निकालना है। तो इसका काम खत्म। ये दिया हुआ है A1 1 है और A2 1 है, लेकिन हमें टारगेट इस पे करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि दो से बड़ा वैल्यू लेना है, यानी कि दो से बड़ा वैल्यू 3। तो 3 जब यहाँ पे लेंगे तो A3 इक्वल्स टू A3 - 1 प्लस A3 - 2, यानी कि A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A1। और दोनों तो हमारे पास है ही, तो दोनों को ऐड कर दिए। फिर 3 रखेंगे, 3 के बाद 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे ही सीरीज चलता जाएगा। सारा वैल्यू निकल गया है, बस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्लास में एक दो काम करके आइएगा। जो सम ऑफ सीरीज है ना, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस सीरीज जो भी है, उसका पूरा देख लीजिएगा, डेरिवेशन फॉर्मूला जितना भी है सब कुछ। प्रूफ कैसे होता है मालूम है ना? जैसे Tn को प्रूफ किए a+n-1d, Sn क्या होता है? n/2 2a+n-1d। उसका एक बार प्रूफ देखना, समझना, आगे पढ़ते रहना, और इसको सॉल्व करो। तो बताया ही नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं। So that the sequence this defined by this is an AP. Also find its common difference. इसको कीजिए। सीक्वेंस जो Tn दिया हुआ है वो डिफाइन किया गया है Tn इक्वल्स टू 5n+4। इसको शो कीजिए कि क्या ये AP में है। तो AP में शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? n का वैल्यू डालते जाओ 1 2 3 4 5, और डिफरेंस देखो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। आ गया? ये तो आ ही जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट करो, T1 कितना आ जाएगा? 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे 4। बस, कॉमन डिफरेंस कितना है? सबका 5 है, तो हो तो गया। ये एपी में भी है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। बच्चा वाला सवाल। अब बूढ़ा वाला सवाल देखो। आ जाओ, ये भी बनाया हो, ये भी बन जाएगा। फाइंड फर्स्ट बना लिए? कौन तो बोला 21? थर्ड बनाए थे क्या? कब? यही वाला क्वेश्चन अभी तक याद है? अच्छा देख लो, कहीं नहीं, 23 है तो सही है। 20 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। नहीं, सही हो भी सकता है, ऐसा कोई नहीं है, किसी किसी को याद हो जाता है। जैसे देखो, इसको याद होगा 2 + 3 कितना होता है जी? अभी तक याद है, मानना पड़ेगा, उसको भी याद है। गजब। मेंटली मतलब अच्छे हो तुम लोग, याद है अभी तक, मतलब समझ रहे हो। पक्का क्लियर है कि 23 ही है? ऐसा काम मत करो, गलत है वो। सही है, गलत है, बना फिर से। 79? पक्का? ट्राई करो एक बार अच्छे से। अरे है क्वेश्चन ऐसा कुछ? नहीं। अब एक दो और आया था तब तो। कितना है?
25। एटी बाई थ्री कितना होगा? 26 प्लस समथिंग। तो अच्छे से करो ना। 20 एन लेस देन 1 क्यों? तो लेस देन 1 निगेटिव होता है, अगर 0.95 आ गया तो देख रहे हो ना, यही करोगे विनोद तुम? अच्छा, क्या नाम है? रौनक। चलो, कुछ भी बोल देता है कभी भी। बनाओ। हाँ, 28, 26, 29। हाँ, बोल दो ना ऐसे ही कुछ भी। देखो, सबसे पहले बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग में? डिक्रीजिंग में। तभी तो निगेटिव आएगा, इंक्रीजिंग में जाएगा तो निगेटिव कहाँ से आएगा जी? तो निगेटिव टर्म चाहिए ना हमें। तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वही निगेटिव होगा, तो लेस देन 1 मत बोलना, लेस देन 0 बोलना, क्योंकि निगेटिव लेस देन 0 पे होता है। अब यहां से क्या कर देंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए का वैल्यू कितना है? 20 प्लस n कितना होगा हमें नहीं मालूम, माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या हो जाएगा इसमें से इसको, क्योंकि ये आपका a1 है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, और ये a2 है, और हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि d जो होगा वो हमेशा a2 माइनस a1 होगा। तो इसमें से इसको घटाने में कितना आया था? -3/4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो -3/4 से, लेस देन 0। अब ये आपका काम है, ये हम नहीं करेंगे अब इसके बाद प्रोसीड कर लो। 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आ जाएगा। n का वैल्यू कितना था? 28। सही है। इसको अच्छे से बना के लाना, अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये सबको सॉल्व किए हुए रहना चाहिए कॉपी में, क्योंकि आते ही कॉपी चेक करेंगे पूरा बना हुआ होना चाहिए कि 28 कैसे आया, और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या सम। ठीक है, चलिए।